दोस्तों, जेनेटिक बदलाव अपने आप और हरदम होते रहते हैं, मगर वही बदलाव आगे तक जाते हैं जो जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ाते हैं। नेचर खुद उन जीवों को चुनता है जो जिंदा रहने के लिए ज्यादा काबिल होते हैं, और ये चुनाव रैंडम सिलेक्शन का उल्टा होता है। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का भी यही मतलब था कि एक जीव अकेला विकसित नहीं होता, बल्कि उस जीव की पूरी आबादी विकसित होती है, जिसमें कई पीढ़ियां लगती हैं। आज हम एक जीव के विकास क्रम को समझेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 85 से 65 साल पहले जब पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था, तब भालू आयरलैंड के बर्फीले इलाके में रह रहे थे। देखने में ये भालू किसी आम भालू की ही तरह है, मगर इसके अंदर कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ ऐसा जो एक नई प्रजाति को जन्म देगा। ये मादा भालू के अंडे हैं। इसके अंदर झांकने पर हमें ये दिखता है। ये एक तरह के प्रोटीन्स हैं जिन्हें किनेसिन कहा जाता है। ये किनेसिन असल में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और कोशिकाओं के आसपास माल ढुलाई कर रहे हैं। ये अजीब से दिखने वाले किनेसिन सभी जिंदा जीवों में होते हैं। अगर लाइफ का कोई केंद्र है तो वो यहाँ न्यूक्लियस में है, जिसमें हमारे डीएनए होते हैं। कह सकते हैं कि हमारे जेनेटिक कोड की ये बहुत पुरानी इमारत है, और ये उस भाषा से लिखी है जिसे तमाम जिंदगियां पढ़ सकती हैं। डीएनए असल में एक मॉलिक्यूलर है जो किसी मुड़ी हुई लंबी सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी के 4 डंडे अलग अलग मॉलिक्यूलर से बने होते हैं। यही हमारे जेनेटिक अल्फाबेट के लेटर्स हैं। इन लेटर्स की खास तरह की जमावट से सारी जिंदा चीजों को कमांड मिलती है, जैसे कि कितना बढ़ना है, चलना, खाना, पचाना, एनवायरनमेंट को समझना, घाव भरना या फिर रिप्रोडक्शन करना। डीएनए की दूसरी कुंडली का एक मॉलिक्यूलर मशीन की तरह है जो करीब 100 अरब हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। आपके डीएनए के एक मॉलिक्यूलर में उतने ही एटम्स हैं जितने किसी गैलेक्सी में तारे होते हैं। यही कहानी हर जीती जागती चीज की है। हर जिंदा चीज असल में एक छोटा ब्रह्मांड है। डीएनए मैसेजेस को बहुत बारीकी से कॉपी करके एक सेल से दूसरे सेल और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नया डीएनए मॉलिक्यूलर तब पैदा होता है जब आजाद होने वाला कोई प्रोटीन कुंडली के धागों को अलग कर देता है, जिससे सीढ़ी की तरह दिखने वाले डंडे अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड में जेनेटिक कोड वाले ये मॉलिक्यूलर लेटर्स तैरते रहते हैं। कुंडली का हर धागा अपने पिछड़े साथी की नकल होता है, और इस तरह 2 अलग मॉलिक्यूलर डीएनए बन जाते हैं। जीन्स का रिप्रोडक्शन कुछ इसी तरह होता है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। जब किसी जिंदा सेल का बंटवारा होता है तो दोनों हिस्सों को डीएनए की एक कॉपी मिलती है, और एक खास तरह का प्रोटीन प्रूफ रीडिंग करता है ताकि सही लेटर्स का चुनाव हो, जिससे डीएनए की कॉपी में कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। कभी कभी प्रूफ रीडिंग गलती पकड़ नहीं पाता, और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड देने में छोटी सी गलती हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस मादा भालू के एक अंडे में हुआ है। इस छोटी सी घटना का अंजाम एक बड़े पैमाने पर उभर कर आता है। उस बदलाव की वजह से उन जीन्स में फर्क आ गया है जो इन भालुओं का रंग निर्धारण करता है। दोस्तों, इसी को जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। वैसे ज्यादातर बदलावों से नुकसान नहीं होता, पर कई बार कुछ बदलाव जानलेवा भी होते हैं। लेकिन कुछ बदलाव किस्मत से ऐसे होते हैं जो किसी जीव को नेचर के कंपटीशन में दूसरे जीव से आगे कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इस भालू के बच्चे के साथ। इस मादा भालू के 2 बच्चों में से एक बच्चा सफेद रंग के साथ पैदा हुआ है। आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब ये बच्चे शिकार करने लायक हो जाते हैं तो दोनों में से कौन शिकार को पता चले बिना उसे पकड़ सकता है। सफेद बर्फ में भूरे रंग का भालू बहुत दूर से ही नजर आ जाएगा, लेकिन सफेद भालू अपने इस बदलाव की वजह से फलने फूलने लगता है। ऐसे ही वो जीन्स अगली पीढ़ियों में पहुंच जाता है। ऐसा लगातार समय के साथ होता रहता है। कई पीढ़ियों के बाद सफेद रंग वाले जीन्स आर्कटिक इलाके में रहने वाले सारे भालुओं में पहुंच जाते हैं, और भूरे रंग वाले जीन्स इस कंपटीशन में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जीन्स खत्म हो गए। नेचर किसी भी सिलेक्शन को वेस्ट नहीं करती, बल्कि वो इन दोनों को अलग अलग किस्मों में बदल देती है। दोनों किस्मों के भालू बिछड़ गए, और हजारों सालों के दौरान उनमें ऐसी खूबियां विकसित हो गई जिन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल अलग कर दिया। दोनों अलग प्रजातियां बन गईं। एक भालू अकेला विकसित नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी आबादी विकसित होती है, जिसमें काफी समय और पीढ़ियां लगती हैं। यह बदलाव किसी ने जानबूझकर नहीं किए थे, बल्कि नेचर ने खुद उनका चुनाव किया था। इसे एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो कि विज्ञान की हिस्ट्री का एक क्रांतिकारी विचार है। चार्ल्स डार्विन ने इसे साबित करने के लिए 1859 में ये सब सबूत पेश किए थे। दोस्तों, ये सब कुछ मानना बहुत मुश्किल है कि हम सब किसी बैक्टीरिया से बने या फिर हमारे पूर्वज एक बंदर थे।
लेकिन इस बात को मानने में कोई शर्म नहीं है कि हम सब नेचर की नेचुरल सिलेक्शन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।